की है। विधानसभा चुनाव के नतीजे चुनाव आयोग ने डिक्लेयर कर दिए हैं, जिसमें राज्य की कुल 230 सीटों में से भाजपा ने 163 सीटों पर जीत दर्ज की है। आज हम रीजन वाइज विश्लेषण करेंगे और बताएंगे कि आखिर कांग्रेस से चूक कहां हुई और बीजेपी कहां बाजी मार गई। इसी क्रम में अब हम बात करेंगे महाकौशल रीजन की। महाकौशल क्षेत्र में भाजपा का पलड़ा भारी रहा। महाकौशल क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली 38 विधानसभा सीटों में से भाजपा ने 21 सीट और कांग्रेस ने 17 सीट जीती है, जबकि पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 24 सीटों पर और भाजपा ने 13 सीटों पर जीत दर्ज की थी। यानी बीजेपी ने इस बार महाकौशल में अच्छी बढ़त बना ली है। वहीं एक सीट पिछले चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के खाते में गई थी। अब महाकौशल रीजन के छिंदवाड़ा जिले की बात कर लेते हैं, क्योंकि पीसीसी चीफ कमलनाथ यहीं से आते हैं। कमलनाथ का गढ़ कहा जाता है छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा जिले में कमलनाथ का जादू इस बार भी पिछले चुनाव की तरह, हम कहें हर बार की तरह, बरकरार रहा। छिंदवाड़ा जिले की सभी 7 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। पिछले विधानसभा चुनाव 2018 में भी कांग्रेस ने सभी सीटें जीती थी। इधर जबलपुर की बात कर लेते हैं। संस्कार धानी कहा जाता है। जबलपुर की 8 विधानसभा सीट में से 7 पर बीजेपी ने जीत हासिल की है और 1 पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। पिछले चुनाव में 50-50 का मुकाबला जबलपुर में रहा था। कटनी और नरसिंहपुर जिले की बात करें तो कांग्रेस पार्टी का सूपड़ा यहां साफ हो गया। दोनों ही जिलों की 4-4 विधानसभा सीट पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया है, जबकि 2018 में कांग्रेस ने नरसिंहपुर जिले में 3 और कटनी जिले में 1 सीट पर जीत हासिल की थी। अब बात आदिवासी बाहुल मंडला जिले की करें तो 3 विधानसभा सीटों में यहां पर कांग्रेस ने सिर्फ 2 सीटों पर जीत हासिल की। बीजेपी को यहां 1 सीट पर जीत मिली है। जिले की निवास विधानसभा सीट भी काफी चर्चाओं में रही इस बार, क्योंकि केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने यहां से चुनाव लड़ा, लेकिन बुरी बात यह रही कि उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 2018 में भी कांग्रेस ने 2 और बीजेपी ने यहां से 1 सीट पर कब्जा किया था। बालाघाट की बात करें तो यहां 6 विधानसभा सीटें हैं। कांग्रेस ने 4 और बीजेपी ने 2 सीटें जीती है, जबकि 2018 में कांग्रेस ने 3 और बीजेपी ने 2 सीटें जीती थी। वहीं 1 सीट निर्दलीय के खाते में गई थी। बालाघाट जिले से कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन, राज्य मंत्री रामकिशोर कांवरे, खनिज विभाग निगम के अध्यक्ष और वर्तमान विधायक प्रदीप जायसवाल को हार का सामना करना पड़ा। डिंडौरी की 2 विधानसभा सीट में से 1 सीट कांग्रेस और 1 सीट बीजेपी के खाते में गई है। 2018 में दोनों सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। तो ये हमने आपको मोटा मोटा महाकौशल रीजन का ग्राफ के जरिए और आंकड़ों के जरिए स्थिति समझाने की कोशिश की कि आखिर 2018 और अब 2023 के परिणामों में क्या अंतर है। मोटे तौर पे इतना जरूर समझ आ रहा है कि बीजेपी ने महाकौशल में अच्छी बढ़त हासिल इस बार कर ली है। करेंगे अब इसी पर चर्चा। हमारे कुछ सहयोगी महाकौशल के अलग अलग रीजन से जुड़ेंगे और हमारे साथ मेहमान भी जुड़ रहे हैं, आपको बता दें, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। पहले आपको पैनल से मिला देते हैं। हमारे साथ मनीष गुप्ता जी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और महाकौशल की राजनीति को करीब से देखते हैं। मनीष जी, बहुत स्वागत है आपका। और 3 सहयोगी हमारे साथ, जबलपुर से संजीव चौधरी जी हमारे वरिष्ठ सहयोगी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। दूसरी तरफ शाश्वत शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बालाघाट से रुपेश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं, चूंकि महाकौशल की राजनीति का एक बहुत करीब से ज्ञान रखने वाले मनीष गुप्ता जी हैं, तो मनीष जी, मैं आपसे ही चर्चा की शुरुआत करूंगा। ओवरऑल मध्य प्रदेश में बीजेपी का काफी अच्छा प्रदर्शन रहा, लेकिन हम रीजन वाइज चर्चा कर रहे हैं। महाकौशल रीजन, जो कहा जा रहा था कि पिछली बार कांग्रेस ने यहां जीत इसलिए हासिल कर ली थी क्योंकि यहां पर महाकौशल में काफी नाराजगी लोगों की बीजेपी के खिलाफ थी, लेकिन काफी हद तक बीजेपी ने उसे सुधार लिया और आंकड़े तो बता रहे हैं कि बीजेपी ने महाकौशल की इन 38 सीटों में से 21 पर जीत हासिल की। कांग्रेस महज 17 पर सिमट कर रह गई। क्या कमी कांग्रेस में रह गई और क्या कारण बीजेपी की इस जीत के पीछे आप मान रहे हैं मनीष जी? देखिए दीपक जी, क्या है कि अगर आप ऊपर से देखें तो यहाँ पे पहले से ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस फायदे में रहेगी। विहंगम दृष्टि डालने पे ऐसा लगता था, ऊपर से देखने पे ऐसा लगता था कि कांग्रेस को हर जगह कांग्रेस छाई हुई है। लेकिन क्या हुआ कि बीजेपी के साथ में जो बीजेपी ने अपने मुद्दे लाए, चाहे वो लाडली बहना हो, चाहे वो सनातनी हो और चाहे वो राम मंदिर के निमंत्रण पत्र हो या फिर मोदी का चेहरा हो, ये इन चेहरों से काफी यहाँ पर असर हुआ और इनके आने से भी मोदी आए, अमित शाह आए, हाँ, और इस क्षेत्र में योगी भी आए। लेकिन अगर आप देखें तो राहुल गांधी के अलावा यहाँ कौन आया कांग्रेस की तरफ से? क्या कमलनाथ छिंदवाड़ा छोड़ के कहीं गए? नहीं गए। तो जब छिंदवाड़ा छोड़ के आप कहीं नहीं गए, आपको और भाजपा ने ये नैरेटिव फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी कि वो छिंदवाड़ा में फंस गए हैं और छिंदवाड़ा के होके रह गए हैं, वो छिंदवाड़ा जीतने में लगे हुए हैं।
तो उसका भी थोड़ा असर हुआ। दूसरी बात ये थी कि जैसे जबलपुर में जो भी कैंडिडेट खड़े हुए थे वो थोड़े ओवर कॉन्फिडेंस में थे, और ऐसे ही कटनी में भी था कि उनको ये लग रहा था कि जो ऊपरी तौर पे जो दिख रहा है कि कांग्रेस का परचम लहरा सकता है या उनका प्रभाव बना हुआ है या बीजेपी को एंटी इनकम्बेंसी का भारी नुकसान उठाना पड़ने वाला है, तो उसके कारण उन्होंने वो मेहनत नहीं करी जो मेहनत उनको करना चाहिए थी। और दूसरी तरफ बीजेपी के नए प्रत्याशी थे, हम जबलपुर की बात करें तो यहाँ 4 नए प्रत्याशी थे, चारों जीत गए। तो ये जो काम उन्होंने काफी मेहनत करी, पूरी तरह से मेहनत करते ही गए। हाँ, हर जगह पर मतलब उन्होंने कांग्रेस को पीछे करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, तो स्वाभाविक तौर पर इसका फायदा मिला। छिंदवाड़ा में भी आप देखेंगे कुछ सीटों में वोट अंतर का काफी कम हो गया है पिछली बार की तुलना में, तो वहां पे भी बीजेपी को जो जिन मुद्दों का फायदा मिल रहा था उसका फायदा मिला है। कटनी में भी यही हुआ है, नरसिंहपुर में भी यही हुआ है, और इनके जो बड़े कैंडिडेट थे, मतलब नामी कैंडिडेट थे, वो भी हार गए हैं कई जगह। जबलपुर से तरुण भनोट का हारना बड़ा आश्चर्यजनक लगता है, क्योंकि वो कांग्रेस में वित्त मंत्री रहे कांग्रेस शासनकाल में, और कमलनाथ जी के बिल्कुल खास सलाहकार थे और उनको नंबर 2 माना जाता था। तो कहीं ना कहीं ऐसी गड़बड़ी तो हुई है कि मेहनत में कमी रह गई, और दूसरा वो मुद्दों को पहचानने में गलती हो गई। बिल्कुल, मैं लौटूंगा आपके पास मनीष जी। बिल्कुल, आपने एक ओपनिंग रिमार्क महाकौशल के इन परिणामों के बाद जो दिया है, इसी चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगा सिरे को। संजीव जी, संस्कार धानी जबलपुर की हम बात करें तो पिछली बार 50-50 का मुकाबला था। 4 सीटें जबलपुर की कांग्रेस के खाते में, 4 बीजेपी के खाते में, लेकिन इस बार सिर्फ 1 सीट कांग्रेस के पास, 7 जबलपुर की सीटों में से बीजेपी के पास। मोटा मोटा जबलपुर संस्कार धानी, और मैं महाकौशल पर भी प्रकाश चाहूंगा आप जरा डालें, क्या फैक्टर रहा बीजेपी का ओवरऑल महाकौशल में जीत के पीछे? हमारे मित्र मनीष गुप्ता ने चर्चा की कि मोदी फैक्टर भी काम किया, सनातन फैक्टर भी काम किया। फिर भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन को बहुत मजबूत किया था। एक भूमिका होती है जो बहुत छोटी होती है संगठन में, लेकिन जब चुनाव होते हैं तो वो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में होता है। उसको कहते हैं पन्ना प्रमुख, मतलब वो व्यक्ति जो एक सूची लेकर बूथ पर बैठता है और इस बात को देखता है कि कितने उसके पक्ष के लोगों ने वोट डाला है। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पन्ना प्रमुख से लेकर संगठन के अपने ब्लॉक प्रमुखों के सबकी बैठकें की, लगातार बैठकें की, और फिर जब अमित शाह जबलपुर आए हैं वो एक अलग संचार करके चले गए लोगों में। उन्होंने 2 काम किए। एक तो जो बागी हो रहे थे उन लोगों को समझाया बुझाया, जिसमें शरद जैन जो पूर्व एमएलए हैं, पूर्व मंत्री रहे, वो थे, धीरज पटेरिया थे, और भी कई लोगों के साथ उन्होंने 1-to-1 बात की। और उसके बाद जब उनका संगठन की बैठक का समय खत्म हो गया तो एक बार वो छिंदवाड़ा जाकर एक बार फिर लौट कर आए। किसी गृह मंत्री का वापस मीटिंग के लिए लौट के आना ये बहुत बड़ी बात थी, और इसका प्रभाव भी आसपास संगठन में देखने मिला। चूँकि सारे संगठन प्रमुख जबलपुर में आए थे उस दिन, तो गृह मंत्री ने उनसे लगातार बात की और देर तक बात की, सबकी बातें सुनी। और जैसे जानते हैं कि गृह मंत्री बोलते बहुत कम हैं, सुनते सबकी ज़्यादा है, तो वो हुआ। फिर अश्विनी वैष्णव और यादव जी पूरे समय जबलपुर में थे, जो पूरे महाकौशल पर नज़र रख रहे थे कि कहीं से भी कोई भी दिक्कत आती थी। और यह जो मेरी जानकारी में है, जो सभी लोगों को बता दिया गया था कि अगर कहीं भी कोई कमजोरी दिख रही है तो उसकी सूचना सबसे पहले अश्विनी वैष्णव जी को दी जाए, और वो उस पर चुपचाप काम करते थे। हर को संतुष्ट किया गया, सबसे बात की गई, जो लोग घर बैठ गए थे उन्हें घर से निकाला गया। तो जो कुछ हो सकता था वो किया। फिर जो ओबीसी और आदिवासियों पे फोकस था, तो प्रधानमंत्री आदिवासियों के लिए जबलपुर आए, गृह मंत्री जबलपुर आए। तो ये जो ओबीसी के लिए जो फैक्टर था, जो पिछली बार थोड़ा दूर हो गया था, क्योंकि उमरिया, डिंडोरी, मंडला, जबलपुर का कुछ हिस्सा जो ओबीसी और आदिवासियों के लिए बहुत बड़ा फैक्टर था, तो इन सब पर बहुत ध्यान दिया गया। फिर एक और भूमिका जो पीछे से होती है, जिसकी चर्चा थोड़ी कम होती है, वो जबलपुर के साथ साथ महाकौशल में बहुत काम किया गया है, वो है संघ की भूमिका। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो खुलकर कभी भी चुनाव में नहीं आता,
लेकिन उसके जो स्वयंसेवक होते हैं, पूर्णकालिक लोग होते हैं, वो धीरे से पार्टी को बचाने के लिए, पार्टी को जिताने के लिए काम करते हैं। बिल्कुल। तो ऐसा बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा था। कुछ क्षेत्रों में तो जो पश्चिम का वो मध्य का क्षेत्र है, उसमें संघ ने भी बहुत मेहनत करके काम किया है। यानी तो इस तरह से ये कहना ओवरऑल गलत नहीं होगा, ये तमाम जो बिंदु आप बता रहे हैं, था। बीजेपी की जीत के पीछे, महाकौशल में इतने बेहतर परफॉर्मेंस के पीछे ये एक बड़ा फैक्टर रहा, ये बड़ा कारण रहे हैं। आपके पास मैं लौटूंगा संजीव जी। अब मैं छिंदवाड़ा के जरा समीकरण को समझ लेता हूं, क्योंकि शाश्वत शर्मा हमारे सहयोगी वहां फील्ड पर भी रहते हैं, बेहतर ढंग से हमें समझा पाएंगे। शाश्वत, चाहे लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, छिंदवाड़ा इसलिए भी चर्चा में रहता है क्योंकि पीसीसी चीफ कमलनाथ का गढ़ कहा जाता है। वहां के लोग कहते हैं कि कमलनाथ ने बहुत अच्छा काम किया है छिंदवाड़ा में, विकास मॉडल की एक गाथा वहां पर छिंदवाड़ा में लिखी है। पूरे प्रदेश में इकलौती लोकसभा सीट बचाने में कामयाब कांग्रेस पार्टी हुई तो वो छिंदवाड़ा से हुई, और इस बार भी छिंदवाड़ा की 7 लोकसभा सीट पर कमलनाथ का जादू चला। ये बात अलग है, बीजेपी का वोट परसेंटेज बढ़ा है, लेकिन कमल नहीं खिल पाया छिंदवाड़ा में। देखिए, मैं दीपक आपको छिंदवाड़ा का थोड़ा इतिहास में अगर आपको ले जाऊं तो अगर अपन 1978 की बात करें, उस समय इमरजेंसी के बाद का जो कांग्रेस विरोधी माहौल था, तो छिंदवाड़ा एकमात्र ऐसी सीट थी उस समय भी जब गार्गी शंकर मिश्रा जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे वो यहाँ से जीते थे। तो छिंदवाड़ा जो हमेशा रही है वो कांग्रेस के बड़े निकट रही है, बड़ी प्रिय रही है, क्योंकि उस समय उस चुनाव के अगर आप देखा जाए तो इमरजेंसी के जो आक्रोश की लहर थी उसमें इंदिरा गांधी भी चुनाव हार गई थी, उसमें संजय गांधी भी, और कांग्रेस के तमाम बड़े नेता चुनाव हार गए थे, लेकिन एक गार्गी शंकर मिश्रा ऐसे थे जो छिंदवाड़ा से चुनाव जीते थे। क्योंकि इंदिरा गांधी कमलनाथ को अपना तीसरा बेटा कहती थी, इसलिए छिंदवाड़ा एक ऐसी सेफ सीट मान के छिंदवाड़ा से कमलनाथ को उम्मीदवार 1978 में बनाया गया। तब से कमलनाथ यहाँ से 1998 में सिर्फ एक बार सुंदरलाल पटवा से चुनाव हारे, तकरीबन उनके परिवार का यहाँ पे दबदबा रहा। अभी उनके पुत्र नकुलनाथ सांसद है। छिंदवाड़ा के विकास की बात की जाए तो इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि छिंदवाड़ा से कमलनाथ, ये जो असेंबली है या कॉन्स्टिट्यूंसी छिंदवाड़ा है, इसको कमलनाथ ने नर्ज किया, जिसका फायदा उनको चुनावों में मिलता रहा। लेकिन अगर बात की जाए पिछले चुनावों के कंपेयर में, तो भाजपा ने भी यहाँ पे काफी जोर लगाया। अब जैसे कि आप इस विधानसभा चुनाव में देखा जाए तो बड़े बड़े नेताओं को यहाँ पे भाजपा ने उतारा, योगी आदित्यनाथ तक की सभा कराई गई। तो भाजपा ने यहाँ पे अपना धीरे धीरे जनाधार बढ़ाया है। लेकिन इस चुनाव की अगर स्पेसिफाई बात की जाए या 2018 चुनाव की भी बात की जाए, तो कांग्रेस के जीतने का जो सबसे बड़ा फैक्टर रहा है कि छिंदवाड़ा जिले की जो 7 विधानसभा सीटें जो रही हैं, उसमें कांग्रेस ये कन्वे करने में कामयाब रही कि कमलनाथ मुख्यमंत्री बन रहे हैं और कमलनाथ यहां से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार है। तो अन्यथा आप प्रत्याशी को वोट ना दें, आपका वोट अगर आप प्रत्याशी को दे रहे हैं तो वोट आप माने आप मुख्यमंत्री कमलनाथ जो कि मुख्यमंत्री के उम्मीदवार है, आप उनको वोट दे रहे हैं। तो इसका सबसे बड़ा फायदा यहाँ पे जो 7 प्रत्याशी हैं उनको हुआ, क्योंकि लोगों ने वोट कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाने के लिए यहाँ पे दिया। और कांग्रेस का जो पूरा यहाँ पे आप छिंदवाड़ा जिले में चुनावी अभियान देखें, उनका कैंपेनिंग देखें, उनका प्रचार का जो सबसे बड़ा हिस्सा था वो यही था कि कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आपको वोट देना है, आपको प्रत्याशी नहीं देखनी है। इसलिए 7 की 7 सीट पे 2018 में भी आप देखें तो 7 की 7 सीट पे कांग्रेस ने कामयाबी हासिल करी थी। लेकिन इस बार जो है काफी सीटों पे भाजपा के उम्मीदवारों ने भी, खासतौर पे अगर मैं परासिया और चौरई की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे भाजपा ने कांग्रेस को काफी कड़ी टक्कर दी और आखिरी राउंडों तक ये कहना मुश्किल था कि कौन जीतेगा। और आप हार जीत का भी मार्जिन देखे कुछ सीटों पे तो काफी कम था, जैसे जिसमें जुन्नार देव जहां पे अमित शाह ने रैली की थी, और चौरई पे और परासिया में यहाँ पे बहुत अंतिम समय में जाके निर्णय हुआ कि कांग्रेस के यहाँ से प्रत्याशी जीते। चलिए, ये महत्वपूर्ण बात आपने कही है, और मैं ये भी देखता हूं कि वहां पर कई ऐसे समर्थक आज भी हैं कमलनाथ के जो उन्हें भगवान का दर्जा देते हैं। कई ऐसे मैं लोगों से मिला हूं, मैं उनकी प्रतिक्रिया मैं सुन चुका हूं, तो मैं भी बड़ा अचरज में रहा कि कोई राजनेता, कोई जननायक क्या ऐसा दर्जा भी पा लेता है। ये बड़ी वाकई आश्चर्य करने वाली बात है। लेकिन राजनीति है साहब, लौटेंगे इस चर्चा को हम। जादू चला है, कटनी की सभी सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। पहले बालाघाट का आप बताएं, गौरी शंकर बिसेन का हारना ये बड़ा चौंका रहा है। देखिए, गौरी शंकर बिसेन जी पिछले 7 विधानसभाओं से जीतते आ रहे थे और एक भाजपा के कद्दावर नेता है। लेकिन अभी पिछले 2013 में जो कांग्रेस की प्रत्याशी इस बार रही है, वो पहले लीड लगी थी और उन्हें 2013 में हार का सामना करना पड़ा। लेकिन कहीं ना कहीं अनुभव मुजारे जी के प्रति लोगों की अच्छी सोच थी, या ये कहें कि लोगों के मन में ये बालाघाट जिले में ये है कि
जो व्यक्ति 20 साल से चुनाव जीत रहा है उन्होंने क्या किया, तो किसी भी इस तरीके की विधानसभाओं के बारे में ये सोचा जा रहा था। उसी तरीके से बालाघाट के गौरीशंकर बिसेन जी के बारे में भी सोचा गया। मुझे एक बयान याद आता है गौरीशंकर बिसेन का, रुपेश आपको भी याद होगा, जब कुछ वक्त मेरे ख्याल से 5-6 महीने पहले गौरीशंकर बिसेन ने खुद इच्छा जाहिर की थी और कहा था कि मैं चाहता हूं कि कमलनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ूं। मध्य प्रदेश की जिस सीट से पार्टी मुझे उतारे, कमलनाथ को एक तरह से उन्होंने चुनौती दी थी और इच्छा जाहिर की थी कि कमलनाथ के खिलाफ मैं चुनाव लड़ूं। बहरहाल बालाघाट पे तो ठीक है, गौरीशंकर बिसेन का हारना ये तो चौंकाता ही है, लेकिन मैं कटनी की बात करूं, मंडला की बात करूं, यहां बीजेपी ने काफी अच्छा जनाधार हासिल किया, वोट शेयर भी बढ़ा और सीटें भी जीती 2018 के मुकाबले। देखिए, बालाघाट में पिछले बार 3 कांग्रेस की सीट थी, 2 बीजेपी की थी और 1 निर्दलीय थे जो अभी भारतीय जनता पार्टी में 12 सीट में शामिल हुए। लेकिन इस बार बालाघाट में देखा गया, गौरीशंकर बिसेन जी कैबिनेट मंत्री रहे हैं, रामकिशोर कावरे राज्य मंत्री रहे हैं, वहीं प्रदीप जायसवाल जो वाराणसी से है वह आयोग अध्यक्ष रहे और कमलनाथ जी की सरकार में विधानसभा उपाध्यक्ष रहे सुश्री लीना कावरे जी चुनाव हार गई। बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये जरूर बीजेपी के पक्ष में गए हैं। हमारे साथ एक बार फिर मैं रुक करूंगा, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनीष गुप्ता जी भी बने हुए हैं। मनीष जी, मुझे याद है आप भी इसे बेहतर ढंग से जानते होंगे, महाकौशल को मैं इसलिए भी ऐसे याद रखता हूं, जबलपुर की खासतौर पर संस्कारधानी की बात करूं, आपको याद होगा 6 महीने पहले कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहला अपना कैंपेन, चुनावी कैंपेन जब शुरू किया था तो प्रियंका गांधी जबलपुर आई थी और जो 5 गारंटियां प्रियंका गांधी ने दी थी वो जबलपुर से ही दी थी। बदले में मुझे यह भी याद है कि जब मई के महीने में लाडली बहना की पहली किस्त बहनों के खातों में 1000 रुपए की ट्रांसफर की थी सीएम शिवराज ने, तो उसका कार्यक्रम जबलपुर में ही हुआ था। जबलपुर संस्कारधानी एक तरह से गढ़ बन गया था। बीजेपी को कहीं ना कहीं डर था कि महाकौशल फिर हाथ से ना छूट जाए, लेकिन विक्ट्री के बाद कल शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि बहुत माहौल बनाया गया साहब, कांटे का मुकाबला है, टक्कर की फाइट है। परिणाम तो बता रहे हैं, ना कांटा निकला ना टक्कर हुई। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कांग्रेस ने जबलपुर से चुनाव लड़ने की शुरुआत की। उनको ये उम्मीद थी कि पिछले बार जो महाकौशल रीजन ने बढ़िया प्रदर्शन किया था पिछले चुनाव में, तो उससे ज्यादा अच्छा प्रदर्शन यहाँ इस बार होगा। लेकिन मैंने आपसे पहले भी कहा, फिर से दोहरा रहा हूँ कि कांग्रेस ने उस प्रदर्शन को दोहराने के लिए अपने बड़े चेहरे तो यहाँ लाए, चाहे वो प्रियंका गांधी हो चाहे राहुल गांधी हो, लेकिन उसके अलावा कौन आया? उसके अलावा उनके स्टार प्रचारकों में यहाँ किसी ने भी कोई रुचि नहीं ली या पार्टी ने उनको भेजा नहीं। और अभी भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई अगर ये कमलनाथ पूरे रीजन में घूमते तो निस्संदेह उनको इसका फायदा मिलता। अब जबलपुर की जो 1 सीट कांग्रेस ने जीती है, अगर वो लखन घनघोरिया जो पूर्व मंत्री रहे, कैबिनेट मंत्री रहे कांग्रेस में, उनकी मेहनत का परिणाम है, तो वहां वो मुस्लिम बहुल इलाका भी है। अगर वो मुस्लिम बहुल इलाका नहीं होता तो हो सकता है शायद वहां भी कुछ दूसरा परिणाम देखने मिल जाता। तो ये सोचने की बात है कि कांग्रेस ने अपने जो प्रचार के लिए बड़े चेहरे लाए, उनके प्रचार के बाद गति देने के लिए प्रचार को क्या किया। हाँ, मैं मानता हूं कि कांग्रेस यहीं पे फेल्यूर हुई है कि वो ये मान के चल रही थी कि एंटी इनकम्बेंसी से उनको चुनाव जीतने में मदद मिलेगी और उनका परचम लहराएगा। पूरे प्रदेश में उन्होंने नैरेटिव ऐसे ही बनाया था और यही दिख रहा था। तो उनका इस बात का नुकसान उन्हें सहना पड़ा है, जो उन्होंने बार बार रिपीट नहीं किया अपने चेहरों को, अपने प्रचार माध्यम को यहाँ पे चला के अपनी योजनाओं के फिर से लोगों को बताने के लिए कोई प्रयास नहीं किया, तो वो उसका घाटा उनको उठाना पड़ा है। जी संजीव जी, आपसे मैं अब ये समझना चाहूंगा, क्योंकि महाकौशल के विकास को लेकर भी कई दफा जबलपुर से खासतौर पर ये रिएक्शन मतदाताओं के भी आते हैं और कुछ जनप्रतिनिधियों के भी मैंने सुने हैं कि उस विकास के मॉडल पर जबलपुर आगे नहीं बढ़ रहा है, उस गति से जबलपुर आगे नहीं बढ़ रहा है जिस गति से भोपाल, इंदौर जैसे शहर आगे बढ़ रहे हैं। एक कारण यह भी माना जाता है कि साहब आप अच्छा प्रतिनिधित्व नहीं दे रहे हैं। कैबिनेट, अगर मंत्रियों के यहां से नेतृत्वकर्ता के तौर पर मैं मंत्रियों के चुनाव की बात करूं, शिवराज कैबिनेट में महाकौशल से कितनी संभावना आप मानकर चल रहे हैं? कितने कैबिनेट मंत्री यहां से बन सकते हैं और कौन कौन से वो चेहरे हो सकते हैं, कौन कौन से प्रबल दावेदार है जो अब शिवराज कैबिनेट में नजर आ सकते हैं? बिल्कुल, हमेशा से जो उपेक्षा का जो दंश है ये जबलपुर भोग रहा है कि ग्वालियर, इंदौर, भोपाल के मुकाबले जबलपुर में हर तरह का विकास ऐसा लगता है कि पिछड़ा है। औद्योगिक विकास तो बहुत ही कम हो पाया है और उसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण नेतृत्व की क्षमता बहुत ज़्यादा नहीं थी। सेठ गोविंद दास के बाद
जबलपुर में जो भी नेतृत्व आया वो कोई बहुत अपने लोगों को या प्रदेश को, शहर को आगे नहीं बढ़ा पाया था। तो ये हमेशा से हर चुनाव का ये मुद्दा रहा है कि जबलपुर की उपेक्षा होती रही है। अब जो महाकौशल की बात कर रहे हैं कि अगला कौन हो सकता है, तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब महाकौशल के लोग ये चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ही महाकौशल से हो, क्योंकि कांग्रेस के तरफ से तो जो कमलनाथ घोषित थे वो तो महाकौशल से ही थे। तो उन्हें लगता था कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो महाकौशल से मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन अब दावा थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, क्योंकि महाकौशल में जो प्रमुख लोग हैं उनमें प्रहलाद पटेल हैं, हमारे राकेश सिंह हैं, उसके साथ उदय प्रताप भी सांसद हैं। तो कई सारे लोग पहुंच गए हैं चुनाव जीतकर, और बड़ी संख्या में चुनाव जीतकर, पर फिर दावा अगर शिवराज सिंह के बाद कहा जाए तो वो मजबूत दिखता है। अब कैबिनेट में तो मुझे लगता है कि चाहे वो किसी की भी कैबिनेट बने जी, ये सभी नाम उसमें दिखाई देंगे, जिसमें रीति पाठक भी होंगी, प्रहलाद पटेल भी होंगे, उदय प्रताप भी होंगे, उसके बाद फग्गन सिंह कुलस्ते होंगे, संजय पाठक 4 बार से चुनाव जीतकर लगातार आ रहे हैं, बहुत अच्छी कई ऐसे वेटिंग विधायक हैं जो लगातार जीतते आए हैं चुनाव, लेकिन इंतजार है कि उन्हें जगह मिलती नहीं है। और मैं तो ये भी कह रहा हूं कि शायद बीजेपी के कार्यकर्ता महाकौशल में इसलिए भी खुश हो जाएंगे, हमें छोटा नहीं, हमें बड़ा इनाम दे दीजिए साहब, कैबिनेट मंत्री छोड़िए, आप तो मुख्यमंत्री बना दीजिए, प्रहलाद पटेल को बना दीजिए। ये एक बड़ा गेम चेंजर महाकौशल के लिए साबित हो सकता है। एक अच्छी चर्चा रही महाकौशल के, हमने चुनाव के बाद परिणामों पर हमने चर्चा की, कहां चूक हुई, क्या उपलब्धि रही बीजेपी की, एक अच्छी चर्चा हुई। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ हमारे अलग अलग सहयोगी जुड़े, मनीष गुप्ता जी जुड़े, सभी का बहुत शुक्रिया।